नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को वंशागति पर आधारित मेंडल के नियम के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आनुवंशिकता अर्थात जननिकी का परिचय। आनुवंशिक जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अर्थात प्रसार होने की प्रकृति आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है, या फिर वंश को गति प्रदान करना वंशागति कहलाती है, जननिकी कहलाती है या आनुवंशिकी कहलाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपनी जैसी प्रतिलिपि तैयार करना वंशागति कहलाती है। आनुवंशिक जननिकी की नींव, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो सर्वप्रथम आनुवंशिकता की जो नींव है, ये हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1856 में रखी। इनको अपने प्रयोग करने में 7 वर्षों का समय लगा। सन 1856 से सन 1863 तक इन्होंने अपना सारा प्रयोग समाप्त करके हमारे सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में उद्यान मटर का चयन किया था। मेंडल के वंशागति के नियम निम्नलिखित है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सहप्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। स्वतंत्र अपोहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उद्यान मटर का चयन इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये आयु में छोटे होते हैं, लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है इन्हें बीज से पौधा बनने में। आकार में भी छोटे होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करने में आसानी होती है। द्विलिंगी या उभयलिंगी फूल होते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी फूल इनकी बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि इससे इन्हें दूसरे पौधों के पास जाना नहीं पड़ता है अपने वंश को बढ़ाने के लिए। फलियों में बीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है हमें प्रयोग में आसानी थी, क्योंकि एक बीज खराब हो गया तो दूसरे पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शुद्ध नस्लीय पौधों का ज़्यादा होना, क्योंकि दोस्तों इसमें द्विलिंगी कैरेक्टर्स था, बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल एक ही में पाया जाता था। तो जब दूसरे पेड़ की आवश्यकता ही नहीं होती थी तो दूसरे के कैरेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। इसलिए जो है ये द्विलिंगी जो है कैरेक्टर्स के कारण ये शुद्ध नस्ली पौधे थे। बीज अंकुरण, सामान्य वृद्धि तथा पुष्पन की विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें बहुत ही ज़्यादा अलग परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, ये सामान्य परिस्थिति में भी जीवित रह सकते थे, इसलिए भी इस पौधे का चयन किया गया। मेंडल द्वारा चुने गए तुलनात्मक लक्षण। दोस्तों, मेंडल द्वारा चुने गए तुलनात्मक लक्षण निम्न है, जैसा कि लिखा है। एक साइड लिखा है लक्षण, एक विपर्यास विशेषक। जो स्लैश के साइड में है वो प्रबल लक्षण है, जो स्लैश के इधर साइड में है वो अप्रबल लक्षण है। जैसे कि तने की ऊंचाई। तो दोस्तों, तने की जो ऊंचाई थी, एक लंबा पौधा था तो एक बौना पौधा था। फूल का रंग, एक बैंगनी था तो एक सफ़ेद था। फूल की स्थिति अक्षीय थी। एक्सियल मतलब इसको सिधाई से काटा जा सकता है, काटने पर ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और एक अंतरस्थीय। तो फूलों का आकार जो था, एक सिकुड़ा हुआ था फूल, जो कि अप्रबल लक्षण था। एक फूला हुआ था, सॉरी, फलों का आकार है ये सर। फली का रंग, एक हरा था और एक पीले रंग की फली थी। बीज का आकार, एक गोल था और एक झुर्रीदार था। बीज का रंग पीला था और एक हरा था। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब आते हैं हम मेंडल के मुख्य नियमों पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अपूर्ण प्रभाविता के नियम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के लक्षणान वाले मतलब फिनोटाइप या फिर दृश्य रूप भी कह सकते हैं, पौधों के बीच संकरण कराए जाने पर प्रतिप्रबल लक्षण ही सामने आता है।
अर्थात दोस्तों जो कैरेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस कराते थे तो जो प्रबल लक्षण होता था, जैसे लंबा और बौना के बीच में हम लोग ने क्रॉस कराया कैपिटल टी, ये लंबा पौधा है, और स्मॉल टी ये बौना पौधा है। जब हम लोग ने इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें सिर्फ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला, जो फिनोटिपिकली जो है दृश्य रूप में प्रबल लक्षण मतलब लंबा पौधा सामने आया। यहाँ पे एक कलर फोटोकॉपी में भी एक क्रॉस बना हुआ दिख रहा है आपको, आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब रेड और वाइट फ्लावर के बीच में हम लोगों ने क्रॉस कराया तो जीनोटिपिकली वो पिंक फ्लावर आया, और फिनोटिपिकली ये जो है मेन कैरेक्टर रेड का कलर ज़्यादा सामने आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ दोस्तों, इसे एकल संकरण का भी नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के नियम को एकल संकरण का नियम भी कहते हैं। प्रश्न में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सहप्रभाविता का नियम, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजीवी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतति पीढ़ी में परस्पर एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है तथा निर्माण के समय यह लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें का मुख्य पॉइंट ये है कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। हम लोग इसमें भी हम लोग डबल कैरेक्टर्स लेके चलते हैं, जैसे हम लोग ने अपूर्ण प्रभाविता के नियम में लेके चला था। जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, हम लोग चेकर बोर्ड में क्रॉस कराएंगे तो जो है एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा, दो संकर पौधे प्राप्त होंगे। मतलब हमें शुद्ध लंबा भी पौधा प्राप्त हो रहा है, शुद्ध बौना भी पौधा प्राप्त हो रहा है, मतलब इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी है और संकरण पौधे भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका रेशियो 1:2:1 जीनोटिपिकली आता है, मतलब जीन रूपी, और दृश्य रूप में 3:1। जीनोटिपिकली मतलब जीन रूपी, हमारे जो जीन में उपस्थित होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। दृश्य रूपी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमें सामने से दिखाई देते हैं। अब दोस्तों आते हैं स्वतंत्र अपोहन का नियम। ये मेंडल का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नियम है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है, संकरण जब दो या दो से अधिक कारक युग्मकों के बीच जो विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसमें जैसे हम लोग ने वहाँ पे सिर्फ टी सिंगल कैरेक्टर्स लेके चले थे, इसमें दो या दो से अधिक प्रबल कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। वाई कैपिटल में, इसमें यहाँ पे RRYY स्मॉल में। कैपिटल R वाला जो R है वो गोल के लिए है, कैपिटल Y जो है पीले के लिए है, झुर्रीदार के लिए मतलब रिंकल के लिए स्मॉल r, और हरे के लिए स्मॉल y। ये जनक है हमारे। जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y युग्मनज के रूप में यानी संतति के रूप में F1 पीढ़ी तैयार हुई। जब इनमें स्वपरागण कराया गया, मतलब इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो इनके बीच में हमने जब क्रॉस कराया, क्रॉस दोस्तों कई लोगों को क्रॉस करना आता नहीं है तो इनके लिए जो है ये मेन है। से R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इनके बीच में हम क्रॉस कराएं तो R Y Y, एक ये कैरेक्टर लेते हैं, एक ये कैरेक्टर लेते हैं तो हमारा ये बना। दोबारा में एक ये कैरेक्टर लेंगे, एक ये कैरेक्टर लेंगे तो हमारा ये बनेगा। तीसरे चरण में हम लोग जो है एक स्मॉल y r एक कैपिटल Y। चौथी बार में जब हम लेंगे तो एक स्मॉल r एक स्मॉल y। हम चौखानों वाला फिर इसके बाद बोर्ड तैयार करेंगे, जिसमें एक साइड में जो हमने 4 कैरेक्टर्स निकाले थे वो लिखेंगे, दूसरी साइड में भी ऐसे लिखेंगे। अब इनके बीच में गुणन कराना है, मतलब क्रॉस कराना है, स्वपरागण कराना है। जब कैपिटल R और कैपिटल Y, इसमें देख सकते हैं आप, ये वाले में देख सकते हैं आप कैपिटल R कैपिटल Y
दोनों साइड में है, तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो 2 बार R कैपिटल 2 बार Y कैपिटल, मतलब ये गोल एवं पीले बीज से। इसके बाद जो है हमने स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो 2 बार स्मॉल r और 2 बार कैपिटल Y मिलेगा। 2 बार स्मॉल r मतलब यहाँ पे देखिए स्मॉल r झुर्रीदार के लिए है और कैपिटल Y पीले के लिए है, तो झुर्रीदार और पीला इस ब्लॉक में हमें मिलेगा। इस ब्लॉक में भी हमें मिलेगा। इसके बाद इस ब्लॉक पे आते हैं, थर्ड ब्लॉक में साइड से इस ब्लॉक में, तो इसमें एक कैपिटल R है और एक स्मॉल Y है, और इधर साइड में भी एक कैपिटल R और एक स्मॉल Y है। तो कैपिटल R जो है हमारे गोल बीज के लिए है, तो गोल में लिए हमें एक कैपिटल R है और एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y, मतलब ये संकरित रूप में मिला, हमें पीला ही मिला, गोल व पीला। मतलब हमें आपको शायद से ये क्रॉस करना समझ में आ गया होगा। तो इसका जब हमने चेकर बोर्ड ऐसे F2 संतति पीढ़ी हमने जब तैयार की मेल और फीमेल के बीच में स्वपरागण करा के, तो दृश्य रूप में हमें 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। अजीन रूप में 1:2:4:1:1:2:1 मिला। जो गोल व पीले बीज हैं उनका रेशियो 9 प्राप्त हुआ। गोल व हरे बीज के लिए 3 रेशियो प्राप्त हुआ। झुर्रीदार और हरे बीज के लिए हमें 3 रेशियो प्राप्त हुआ। झुर्रीदार व पीले बीज के लिए हमें 1 रेशियो प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर हमें लिख के बताएं।